हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइज आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है यूनियन बजट बेस्ड रहने वाला है या यूनियन बजट पर आधारित रहने वाला है जिसको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या कुछ स्ट्रेटजी में डिवाइड किया गया है। बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशंस की अधिकता होने के कारण स्टडी करते समय ये ओवरलैप ना करे, इसलिए इसको सहूलियत के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। आइए देखते हैं आखिर क्या है ये पॉइंट, क्या है स्ट्रेटजी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि जो यूनियन बजट है इसका इन्फ्लुएंस कहाँ पर है। तो हम आपको बता देते हैं सबसे पहले कि जो ये टॉपिक रहने वाला है सिविल सेवा पर आधारित रहने वाला है। इसकी वजह से आप ऑल सब्जेक्ट या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी ये टॉपिक कवर करता है, यानी कि जितनी भी परीक्षाएं हैं या जितने भी प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं हैं उनमें आपको ये टॉपिक हेल्पफुल रहने वाला है। नॉट ओनली ये क्लास को देखना कि आप एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस क्लास को देखें, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते भी आप इस क्लास को देख सकते हैं, आपको बहुत मददगार साबित होगा। चलो आइए बात कर लेते हैं सिविल सेवा के बारे में थोड़ा। जो ये टॉपिक रहने वाला है सिविल सेवा पर बेस रहने वाला है। तो सिविल सेवा के कौन से पेपर में इसका इन्फ्लुएंस है, तो किस पेपर पर आधारित है ये, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो सिविल सर्विस में आप जानते हैं कि जो मेंस है, तो मेंस के अंदर जीएस के पेपर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो जो पेपर 3 है जिसको हम इकोनॉमिक नाम से जानते हैं, तो इकोनॉमी में एक चैप्टर चलता है जिसको बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं हम, नेशनल इनकम बोलते हैं। जो नेशनल इनकम है ये चैप्टर हमको इस बात से अवगत करवाता है कि देश के अंदर पैसा कहाँ कहाँ या किस किस क्षेत्रों से एकत्रित किया जाता है। वो टैक्सेशन का माध्यम हो सकता है या फिर अदर कोई माध्यम हो सकता है। तो जो पैसा कंट्री में कहाँ कहाँ से आता है और कहाँ कहाँ पे उसको हम एक्सपेंड करते हैं, यानी कहाँ कहाँ पे उन पैसे को हम खर्च करते हैं, इस दोनों घटनाओं के बारे में हम इस चैप्टर में जानते हैं। और ये घटनाएं हैं जिस डॉक्यूमेंट्स के अंदर जानी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन बजट बोलते हैं। यह क्या बोलते हैं, बजट। अब बजट, रही बात बजट की, तो बजट ऐसी बात है कि बजट जो वर्ड है कि नॉट हम कंट्री के संदर्भ में ही बोल सकते हैं। किसी कंपनी का एक अपना बजट हो सकता है, घर का अपना बजट हो सकता है। आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास जो घर वालों से या फिर आपके गार्जियन से जो पैसा आता है तो उसका भी एक बजट होता है। बजट दैट्स मीन्स कि आपको कहाँ कहाँ एक्सपेंड करना होता है, कितना सेविंग करना होता है, ये सभी चीज़ों का विवरण इसके अंदर दिया हुआ होता है। तो गाइज इसका जो पेपर के बारे में हम जान लिए कि ये इसका इन्फ्लुएंस कहाँ पे रहने वाला है, ये कौन से पेपर में ये आपको ज़्यादा हेल्पफुल है। ये तो हो गया आपके सिविल सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये वैसे ही इसके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या अदर कॉन्सेप्ट इसमें आपका मददगार साबित होगा। तो आइए हम बात करते हैं इसकी रणनीति पे, इसकी स्ट्रेटजी पे कि आखिर ये टॉपिक को हम किस प्रकार से आगे लेके चलने वाले हैं या किस प्रकार से स्टडी करेंगे या हम किस प्रकार से इसको पढ़ाया जाएगा इस क्लास में। बिकॉज हम आपको बता ही चुके हैं कि ये पहले ही एक लेंदी टॉपिक है। तो इसकी स्ट्रेटजी कुछ इस प्रकार रहने वाली है। हम इसको कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं जो इस प्रकार रहने वाले हैं। जो इसका फर्स्ट सेगमेंट रहने वाला है इसमें हम बजट के बारे में ही जानेंगे कि आखिर बजट क्या है। अब बजट में इस देन हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट रहने वाला, तो ये बजट का कॉन्स्टिट्यूशनल
स्टैंड क्या है या फिर इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देन हम इसके थर्ड सेगमेंट की बात करते हैं, तो इसमें इसका कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। अब कॉन्सेप्ट अपने आप में एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, या फिर इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हमें इसमें डिस्कस करनी होती है। तो वो इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें हम बजट के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, पहला पॉइंट जो रहेगा। देन फंक्शंस होंगे, फंक्शंस में कई सारी चीज़ें हो सकती, कई सारे रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं। देन इसके प्रिंसिपल पे बात करेंगे हम। देन इसके प्रिंसिपल पे बात करेंगे कि आखिर बजट को लाने से पहले किस किस सिद्धांत पर चलता है, किस प्रिंसिपल पर आधारित होता है। देन इसके हम एक्सपेंड फॉर्म पे बात करेंगे, जो इसका फोर्थ सेगमेंट रहने वाला है। सर ये क्या रहने वाला है एक्सपेंड फॉर्म? एक्सपेंड फॉर्म में जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो प्रोवाइड करवाया गया, वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ सेगमेंट में। और कुछ क्लास का शेड्यूल भी इसी प्रकार से रहेगा, बिकॉज ऑफ चारों के चारों सेगमेंट एक क्लास में कवर करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज चीज़ों को हम एनालिटिकल तरीके से लेके चलेंगे। तो आइए बात करते हैं, हम ये बजट वाले टॉपिक को भी 2 सब सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब ये 2 सब सेगमेंट्स क्या रहने वाले हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस 2 सब सेगमेंट्स में पहला जो सेगमेंट रहने वाला है, बजट के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे हम? बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। देन जो इसका सब सेगमेंट 2 रहने वाला है, उसमें इसका प्रेजेंट सिनेरियो देखेंगे। क्या देखने वाले हैं हम? इसके प्रेजेंट सिनेरियो पर बात करने वाले। सर प्रेजेंट सिनेरियो पे, प्रेजेंट सिनेरियो का मतलब जो इसका एक्सपेंड फॉर्म होगा उसको हम यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस करने से हमें ये पता लग जाएगा कि आखिर इसमें है क्या क्या या क्या क्या दिया गया है। देन तो हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगी, और स्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद हम चीज़ों को बड़े आसानी से गेन कर पाएंगे। अब आइए देखते हैं हम इस बैकग्राउंड वाले सेक्शन में क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। तो बैकग्राउंड जो सेक्शन रहेगा हमारा, तो बैकग्राउंड सेक्शन में एक तो हम देखेंगे सबसे पहले इसका ओरिजिन देखेंगे। क्या देखने वाले हैं हम? इसका ओरिजिन, यानी कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, कहाँ से आया, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस सेगमेंट में, ये इस सब टॉपिक में बात करेंगे। देन इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें आज तक क्या क्या इनोवेशंस हुए, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या परिवर्तन आए, इन सभी के बारे में भी हम यहीं पे बात करने वाले हैं। इनोवेशंस पर बात करने वाले हैं। और हम बता ही दिए कि जो प्रेजेंट सेगमेंट है इसमें क्या हम इसका ब्रीफ लेकर चलेंगे, ठीक है, इसकी ब्रीफ स्टडी करने वाले हैं। तो गाइस कुछ इस प्रकार हमारी कंप्लीट यूनियन बजट की स्टडी करने वाले हैं हम। तो बिना किसी देरी के फिर स्टार्ट कर दिया जाए हमारा पहला सेगमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं हम पहला सेगमेंट इसका के चल रहे हैं, जिसको हम बैकग्राउंड डिनोट किए थे। तो बैकग्राउंड से पहले हम देखो एक चीज़ बता देते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को जाने हैं तो जानने से पहले क्या करते हैं, 1 स्टेप पीछे की चीज़ों के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर हम एक कदम पीछे चल के अगर उसको जानेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे। आपने भी देखा होगा कि जब एक जंप लगाने वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता, कुछ दूरी पर जाता, फिर वहाँ से रन करके फिर उसको जंप करता, ताकि वो अपनी स्पीड को मेंटेन कर सके। बस कुछ ऐसा ही समझ लो यहाँ पे भी कि हम क्या करने वाले हैं, एक स्टेप पीछे जाके हम इसको फ्लो में लाने वाले हैं। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इसके एक स्टेप बैक की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक सर्वे। क्या बोलते हैं हम? जब बजट के एक स्टेप बैक की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं उसको। क्या होता है सर इकोनॉमिक सर्वे? चलो जान लेते हैं क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है ये क्या होता है, बजट में तो हम किसकी बात कर रहे थे, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे। मतलब बजट क्या होता है कि हमको चीज़ों के बारे में, या फिर जो देश में पैसे को कहाँ खर्च करने वाला, कहाँ पर खर्च
करने वाले हैं, इसके बारे में हमको मतलब एक फ्यूचर प्लान होता है हमारे माइंड में। क्या होता है? फ्यूचर प्लान होता है पैसों को लेकर। लेकिन वही इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है कि इसमें पिछले वित्त वर्ष या लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्या किया हमने, पैसे को कैसे यूज किया, क्या सही से यूटिलाइज हो पाया या नहीं हो पाया, अगर नहीं हो पाया तो क्या कमियां रही, उनको आगे बजट में हम सुधारेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, इकोनॉमिक सर्वे होती है, यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो एनालाइज होता है या जो विवरण होता है पैसों का, कि कौन से रीजन में खर्च किया, कौन से क्षेत्र में खर्च किया, कौन कौन सी जगह पे आउटपुट ठीक रहा, कौन कौन सी जगह पे नहीं रहा, इन सब का जो एनालाइज करते हैं वो हम किस में करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में करते हैं। तो चलो 2-4 बातें इकोनॉमिक सर्वे के बारे में और जान लेते हैं, बात कर ही ली है तो बात करते हैं गाइस, जो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे था हमारा 1950 और 1951 में क्या किया गया था, पेश किया गया था। फिर से बोल देते हैं, जो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे था 1950s और 51 में पेश किया गया था। 1950-51 ये तो बहुत पीछे की बात होगी, यानी कि हमारे नेताओं के द्वारा नहीं पेश किया जाएगा, बिकॉज ऑफ इस समय हमारे यहाँ पे भी क्या ब्रिटिश रूल चल रहा था या लास्ट एंड चल रहा था ब्रिटिश रूल, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो उस समय इसको ब्रिटिशर्स के द्वारा या फिर जो भी रूलर्स थे, ब्रिटिश रूलर थे, उनके द्वारा इसको पेश किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब क्या होता था, जिस समय इसको लाया गया था पहली बार, या 1950 से पहले जब लाया गया, 1950 में जब इसको लाया गया तो क्या था, ये बजट के साथ ही पेश किया जाता था। यानी कि पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट को अलग अलग लाया जाए, इनको क्या किया जाता था, साथ साथ लाया जाता था। लेकिन आगे कई सारी समस्याओं के चलते, कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की वजह से 1964 में इसको सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, यानी इकोनॉमिक सर्वे अलग लाने लग गए और यूनियन बजट अलग लाने लग गए। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो जो इकोनॉमिक सर्वे उसको हम क्या करते हैं, यूनियन बजट के एक दिन पहले ही प्रस्तुत करते हैं या फिर इससे पहले प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है, अगर पहले प्रस्तुत करेंगे तो पुरानी समस्या जो भी रही है हमको इम्प्लीमेंट करने में, हमारी योजनाएं वगैरह या फिर पैसे को एक्सपेंड करने में या यूटिलाइज करने में जो भी समस्याएं रही है, वो समस्याओं को हम आगे सुधार सके, इसलिए इसको पहले ही पेश कर दिया जाता है इकोनॉमिक बजट से। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो जो इसको तैयार किया जाता है, इसको भी वेल एजुकेटेड या इकोनॉमिस्ट पर्सन, इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है, उन्हीं के द्वारा इसको भी पेश किया जाता है। देन बात करें तो क्या सर इसका भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फेज है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है? बिल्कुल। तो इस पर बात करें तो यूनियन जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे के बारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिख रखा, यानी कि ये ऑब्लिगेशन नहीं है, ये मस्ट नहीं है, यानी इसको आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, यानी गवर्नमेंट, जिस कंट्री की गवर्नमेंट है उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप चाहें तो लाएं नहीं लाएं। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता या ऑब्लिगेशन होता तो क्या मस्ट हो जाता कि आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है इकोनॉमिक सर्वे को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि इसको लाना ही पड़े। देन बात करें तो क्या इंडिया के अलावा भी ऐसी कोई कंट्रीज हैं जिनके द्वारा इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता? बिल्कुल, आइए उन पे बात कर लेते थोड़ा सा। तो इंडिया के अलावा भी अदर कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, यूरोप यूनियन है, इनके द्वारा भी यूनियन बजट या इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। आइए थोड़ा इनकी लोकेशन के बारे में जान लेते हैं, आखिर इनकी लोकेशन क्या है, थोड़ा मैप भी आपका रिवीजन हो जाएगा। मैप भी ज़रूर देखा कीजिए आप, जब भी क्लास लें तो आपका डबल कार्य हो जाएगा और मैप लोकेशन से आप भूलोगे नहीं चीज़ों को जल्दी।
पहचान पा रहे होंगे आई थिंक कि कौन से मैप की बात कर रहे हैं हम। तो ये देखिए, जो आपका यूएसए पड़ता है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, ये आपका यूएसए हो गया जिसके द्वारा इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है, ये आपका ग्रीनलैंड हो गया, और ये आपका यूरोप यूनियन हो गया। देन ये आपका अफ्रीका हो गया, और ये आपका इंडिया हो गया। इंडिया के द्वारा पेश किया जाता है, यूएसए के द्वारा पेश किया जाता है, यूरोप यूनियन के द्वारा पेश किया जाता है, और इसी में एक यहाँ पे कुछ कंट्रियाँ पड़ती हैं जिनको क्या बोलते हैं हम, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं। तो इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के द्वारा भी यूनियन या इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। तो गाइज इस प्रकार से हमारा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो गया है। अब बात कर लेते हैं हम बजट के बैकग्राउंड पर। तो बजट का बैकग्राउंड में पहले जान लेते हैं बजट क्या होता है। बजट में आपको बताया था हम क्लास के स्टार्टिंग में कि क्या होता है कि गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, कौन कौन से रीजन में होंगे, कौन कौन से क्षेत्र में होंगे, इन सभी पर या इन सभी के बारे में फ्यूचर प्लान होता है। उसमें पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करना होता है, उसको बजट कहते हैं। तो आइए हम इसके बैकग्राउंड में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो फर्स्ट बजट था इंडिया का, वो एक ब्रिटिश अधिकारी जेम्स मिल के द्वारा 1860 में पेश किया गया, और इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि आप जानते हो कि सबसे पहले जो बजट पेश किया गया किसके द्वारा किया गया था, जेम्स मिल जी के द्वारा पेश किया गया था ब्रिटिश इंडियन बजट। देन नेक्स्ट हमारी जो इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, पहले तो सबसे पहले इसी के बारे में जान लें। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड लेते हैं हम किसी एक डेट से किसी दूसरी डेट के बीच के मध्य में जो भी पैसे को खर्च किया, कहाँ कहाँ पे खर्च किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एक फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। यानी कि उसमें फाइनेंस किया है, पैसे को कहाँ कहाँ फाइनेंस किया है, तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो जो फाइनेंस ईयर होता है इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। लेकिन ये चेंजेस किया गया था 1867 में, सॉरी 1 अप्रैल 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है प्रेजेंट में। लेकिन इससे पहले क्या होता था, 18 मई 13 अप्रैल जो 1867 में चेंज किया गया। एक बार फिर से बता देते हैं आपको, जो फाइनेंशियल ईयर है प्रेजेंट में 1 अप्रैल 31 मार्च है। देन इसको कब चेंज किया गया था, 1867 में। उससे पहले कब रिलीज किया जाता था इसको, या फिर कौन सा टाइम पीरियड रखा जाता था इसके लिए, 1 मई से 30 अप्रैल रखा जाता था। देन बात करते हैं अंतरिम बजट। अब ये क्या होता है अंतरिम बजट, तो अंतरिम बजट को बोलेंगे हम शॉर्ट टर्म ऑफ बजट, यानी कि जो कम समय का जो बजट होता है, कई कारणों के चलते या कई समस्याओं के चलते काफ़ी बार क्या होता है कि कम समय का ही बजट लिया जाता है, पूरे कंप्लीट ईयर का नहीं होने या नहीं होने की वजह से, यानी कंप्लीट 1 ईयर का नहीं होने की वजह से क्या करते हैं हम, या कई समस्याओं की वजह से उसमें कुछ शॉर्ट टाइम का भी हम बजट पेश कर देते हैं। 6 मंथ का हो सकता है, 3 मंथ्स का हो सकता है। तो इस प्रकार से जो कम समय का बजट होता है उसको अंतरिम बजट या इंटरिम बजट के नाम से हम जानते हैं। इसको 1948 और 1949 में सबसे पहले सन्मुख चेट्टी जी के द्वारा पेश किया गया था। जो इंटरिम बजट था किनके द्वारा, सन्मुख चेट्टी जी के द्वारा पेश किया गया था। कब पेश किया गया था इसको, फर्स्ट 1948 टू 1949 में किया गया था। अब समझ में आ गया आपको अंतरिम बजट क्या होता है, इंटरिम बजट क्या होता है। इंटरिम बजट होता है जो कम समय का बजट लाया जाता है या कम समय का खर्चे के बारे में बताया जाता है जिनमें। देन बात करते हैं कि इसको जो तैयार किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है। तो इसके तैयार करने के लिए इसको जो पहले किया जाता था
इसको प्रेसिडेंट हाउस में ही या प्रेसिडेंस हाउस में ही इसको क्या पेश किया, तैयार किया जाता था, इसको प्रिपेयर किया जाता था। लेकिन बाद में कई समस्याओं की वजह से या इंफॉर्मेशंस लीक होने की वजह से इन्होंने क्या किया, इसको सिक्योरिटी प्रेस में प्रिंट करना है, इसको छपवाना स्टार्ट कर दिया। देन 1980s में इसे नॉर्थ ब्लॉक, पार्लियामेंट के नॉर्थ ब्लॉक में प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, जो आज प्रेजेंट तक चल रहा है। देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की बात करते तो ये क्या था, पहले इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ही लाया जाता था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, इसको हिंदी में भी लाने लग गए। बिकॉज यहाँ आप जानते हो हमारी कंट्री का जो लैंग्वेज है कौन सा है हमारा, हिंदी लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है हमारा, हिंदी लैंग्वेज है। और यहाँ के जानने वाले भी ज़्यादा लोग हिंदी को ही समझने वाले हैं, या फिर हमारी मदर टंग हिंदी होने की वजह से, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हिंदी ज़्यादा होने की वजह से इसको बाद में हिंदी में भी 1955 के समथिंग इसको क्या कर देने लग गए, इसको हिंदी में भी लाने लग गए। देन बात करते हैं इसको, इसमें थोड़ा नोट करके कुछ दे रखा है, ये क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। नोट में दिया गया है आपको कि जो 1955 में एक इनोवेशन किया गया था, हमने उसमें एक वर्ड ऐड किया था स्ट्रक्चर में, याद हो तो आपको, कि हम ओरिजिन के साथ में क्या भी पढ़ने वाले हैं, इसमें इनोवेशंस पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या क्या परिवर्तन आएंगे उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो परिवर्तन की बात करते हैं तो 1955 एंड 1956 में इसमें क्या ब्लैक मनी या ब्लैक मनी, काला धन कॉन्सेप्ट को भी जोड़ दिया गया कि भाई अब काला धन का भी विवरण आपको क्या कराया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा। थोड़ा सा देख लेना, वैसे पूछने वाले हैं नहीं एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी याद रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देन इसकी प्राइवेसी की बात करते थे, इसकी प्राइवेसी में क्या किया जाता है, प्राइवेसी से पहले इनके द्वारा एक हलवा रस्म निभाई जाती है। क्या निभाई जाती है, हलवा रस्म। पहले आराम से खाएंगे पिएंगे, हलवा बनाएंगे बढ़िया, और जब एनर्जी आ जाएंगी तो उसके बाद में क्या करेंगे, ये बजट पर कार्य करना स्टार्ट करेंगे। और उस समय पे क्या होता है, इनके द्वारा इनकी जो पब्लिक कम्युनिकेशन होती है उसको बंद कर दी जाती है। इनका जितना भी मोबाइल वगैरह या अदर कोई मिलने जुलने वाले होते हैं उन सबको क्या कर दिया जाता है, इनको सेपरेट कर दिया जाता है इनको। और देन उसके बाद में क्या किया जाता है, बजट तैयार किया जाता है। जब तक बजट कंप्लीटली प्रोवाइड नहीं करवा दिया जाता है या उसको पब्लिश नहीं कर दिया जाता, तब तक इनकी प्राइवेसी रखी जाती है, इनकी पब्लिक कम्युनिकेशन या पब्लिक रिलेशन से इनको दूर रखा जाता है। तो गाइज आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। तो गाइज हम पहले ही इंफॉर्मेशन सारी ऐड कर दी गई है, जिसका रीज़न ये है कि आपका समय बचाया जा सके। देखो यूट्यूब पे अगर सारी चीज़ें हम तुरंत लिखने लग गए तो टाइम काफ़ी लंबा खिंच जाएगा और वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, जिसे अपलोड करने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो गाइज बात करते हैं हम कुछ इन्फॉर्मेशन पर जो बैकग्राउंड में चल रही थी। तो जो ऐसे भी लोग हैं या ऐसे भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं जिनके द्वारा बजट पेश किया गया। अब कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे जानकार हैं इकोनॉमी के, वो कहेंगे सर बजट तो सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर के ही द्वारा पेश किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर कब से करने लग गए। आइए कुछ एक्सेप्शनल केस में देखते हैं हम कि जो यूनियन बजट था 1958 का, वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए या प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पे रहते हुए या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पोस्ट पे रहते हुए उनके द्वारा बजट पेश किया गया। दैट्स रीजन कि वो उस समय पे क्या, जिस टाइम समय पे वो प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय पे फाइनेंस मिनिस्ट्री जो वित्त मंत्रालय है वो भी उनका भी कार्यभार उन्हीं के हाथ में था, जवाहरलाल नेहरू जी के हाथों में था, जिसकी वजह से उनको क्या किया गया, बजट पेश करना पड़ा। तो अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो बजट पेश किए थे तो वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। वैसे यूपीएससी में ऐसी इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछी नहीं जाती है, लेकिन अदर वनडे एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन रेयरली पूछ सकते हैं, तो हम इन्फॉर्मेशन क्यों छोड़े। तो गाइस बता दिया आपको 1958 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या किया गया था, प्राइम मिनिस्टर पद पे रहते हुए भी बजट पेश किया गया था। क्या और भी हैं कोई ऐसे लोग, बिल्कुल जी हैं। तो उन्हीं
की तरह इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1970 में क्या किया गया, ये भी प्राइम मिनिस्टर पद पे रहते हुए इनके द्वारा भी बजट पेश किया गया था। बिकॉज ऑफ इनके भी हाथों में फाइनेंस मिनिस्ट्री का भार हुआ करता था उस समय पे। तो आपसे यहाँ पे पिछले कई बार पूछा भी गया है वनडे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन, तो कंफ्यूज होते हैं कि सर इंदिरा गांधी को लगाया जाए या फिर अगर फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर की बात करते हैं तो निर्मला सीतारमण होगी। कौन होगी? निर्मला सीतारमण होगी। लेकिन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते हुए जब अगर फाइनेंस मिनिस्टर की बात आती है तो वुमेन में बात कर रहे हैं हम, किस में कर रहे हैं? महिलाओं में बात कर रहे हैं। अगर महिला वित्त मंत्री बाहर संभालते हुए फर्स्ट रही तो कौन रही? निर्मला सीतारमण। यानी इंडिपेंडेंट जो बाहर रहा फाइनेंस मिनिस्ट्री का तो वो किनके हाथों में रहा? निर्मला सीतारमण जी के हाथ में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पद पे रहते हुए भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को संभाला गया तो वो थी इंदिरा गांधी जी। तो पहली बात तो दोनों क्वेश्चंस एक साथ या दोनों ऑप्शंस एक साथ नहीं आ सकते क्वेश्चन में। लेकिन अगर आपसे फिर भी पूछा जाता है तो आपको जब इंडिपेंडेंट पूछे तो आपकी निर्मला सीतारमण आएगी, अगर प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए पूछे तो आपके इंदिरा गांधी जी आपको ऑप्शन चुनना होगा। ठीक है, तो आपका ये कन्फ्यूजन था। पिछली वर्ष भी कई एग्जाम्स में वनडे एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा डिस्कस कर लिए हम। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो बात करते हैं गाइस हम लार्जेस्ट बजट या सबसे ज़्यादा जो बजट पेश किए गए तो किस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रहते हुए पेश किए गए? तो मोरारजी देसाई जी के द्वारा 10 टाइम यानी कि 10 बार इंडियन बजट को पेश किया गया प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए। देन उसके बाद में सेकंड नंबर आता है प्रणब मुखर्जी का, जिनके द्वारा 7 टाइम यानी 7 बार बजट पेश किया गया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है हमारी कि इसके समय में या इसको लाने में कुछ चेंजेस किए गए। आइए उन पे बात कर लेते हैं थोड़े से कुछ चेंजेस में। तो सन 2000 में या वर्ष 2000 में तक इसको क्या किया जाता था, जो बजट को था 5 PM लाया जाता था, यानी शाम को 5 बजे लाया जाता था। लेकिन कई समस्याओं के चलते हुए इसको 2001 में मॉर्निंग या सुबह 11 बजे लाने लग गए। और ये चेंज किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। लेकिन बात करें कि इसको रिलीज किया गया या इसको पब्लिश किया गया, तो इसको पब्लिश नहीं किया गया। किनके द्वारा? वाजपेयी जी के द्वारा पब्लिश नहीं किया गया, सिर्फ ये प्रपोजल रखा गया था इनके द्वारा। क्या किया गया था? एक प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन इसको पब्लिश करने की बात आती है तो वहीं पे इसको पब्लिश किया गया था यशवंत राय सिन्हा जी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? यशवंत राय सिन्हा जी के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। लेकिन प्रपोजल किनके द्वारा रखा गया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसका प्रपोजल रखा गया था। देन बात करते हैं इसमें न्यू चेंजेस हुआ 2017 में। जो यह था ये चेंजेस कि जो बजट था इसको पहले 2017 से पहले क्या किया जाता था, इसको फर्स्ट वर्किंग डे में लाया जाता था, यानी फेब के फर्स्ट वर्किंग डे में लाया जाता था। लेकिन आफ्टर 2017 इसको क्या कर दिया गया? लास्ट वर्किंग डे में लाने लग गए। यानी कि जो पहला कार्य दिवस होता है 2017 से पहले कार्य दिवस में लाया जाता था, लेकिन 2017 के बाद में इसको अंतिम कार्य दिवस में लाया जाने लग गया। अगर सामान्य शब्दों में बात करें तो महीने का जो पहले 7 दिन होते हैं, पहला वीक होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम कार्य दिवस बोलते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट सेगमेंट की बात कर लेते हैं। 2017 में ही क्या किया? एक न्यू इनोवेशन किया इनके द्वारा। क्या था वो इनोवेशन? इसको सेपरेट कर दिया गया। किसको? रेल बजट को। किससे? हमारा जो यूनियन मेन बजट है उससे रेल बजट को अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। अब इसके भी कई सारे रीजन हैं जो हम कॉन्सेप्ट के अंदर इस सेगमेंट को पुनः क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट फॉर्म में या डिटेल में जानेंगे हम सेगमेंट 4 में। तो गाइज इस प्रकार से हमारे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और इकोनॉमिक सर्वे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। देन अब इसके कॉन्स्टिट्यूशनल फेज यानी कि हमारी स्ट्रक्चर के सेकंड सेगमेंट पर हम बात करने वाले हैं। सो गाइज
हम बैकग्राउंड का फर्स्ट सब सेगमेंट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जो है बजट के बैकग्राउंड के सब सेगमेंट सेकंड पर बात करने वाले, जो था हमारा प्रेजेंट सिनेरियो, यानी कि जो अभी बजट जारी किया गया है उसमें क्या क्या मूल बातें कही गई है उनके बारे में बात करेंगे, थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। बिकॉज ऑफ इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है 94 पेज का जो पूरा बजट है उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि सेगमेंट फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं, तो निश्चिंत रहिए कि कुछ छूटने वाला है। अभी थोड़ा ब्रीफ बता देते हैं आपको ताकि आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगी, जो पूरा इतना बड़ा बजट है उसको आसानी से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं इसका सेकंड सेगमेंट क्या है। तो आइए देखते हैं इसके प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में कि प्रेजेंट में क्या क्या चीज़ें दी गई है इसमें, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो अभी बजट जारी किया गया है उसमें मुख्य बातें की गई है कि इसमें किसी प्रकार का जो न्यू टैक्स चार्ज नहीं लगाया है। मतलब कि जो पिछले वित्त वर्ष में जो टैक्सेशन सिस्टम रहा था उसी को एज इट इज रखा गया है, किसी प्रकार का नया टैक्स एडॉप्ट नहीं किया गया है, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। देन सेकंड जो इसमें पॉइंट लिया गया, किसानों के लिए फार्म क्रेडिट लिमिट के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए प्रोवाइड करवाए गए हैं, जो किसानों के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। लेकिन टैक्स पेयर्स के लिए किसी प्रकार की कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है इस बजट में, ठीक है। तो वैसे ही बात करते हैं नो बेनिफिट्स फॉर टैक्स पेयर्स। एंड नेक्स्ट है हमारा इनकम टैक्स स्लैब। जो इनकम टैक्स स्लैब थी हमारी 5 इनकम टैक्स स्लैब हुआ करती थी लास्ट ईयर में, तो उनमें किसी प्रकार का चेंज नहीं किया गया, सारी की सारी टैक्स स्लैब ऐसे के ऐसे ही हैं। तो पूरी वीडियो या क्लास अंत तक पहुंचने वाली है, तो एक क्वेश्चन तो बनता है, आपका रिवीजन हो जाएगा कि जो हमारी लास्ट ईयर की टैक्स स्लैब थी, जो 5 टैक्स स्लैब थी हमारी, 5 टैक्स स्लैब रखी गई थी लास्ट ईयर में, उसमें कितना कितना परसेंट रखा गया। जिनको आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दो, जिनको नहीं आता वो सर्च करके लिख दें, ठीक है, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तो आपको टैक्स स्लैब्स के बारे में बताना है कि जो 5 टैक्स स्लैब थी उनमें कितना कितना परसेंट रखा गया है, कितने कितने पैसे पर रखा गया कि आपकी इतनी इनकम होगी या इतना जो होगा तो उस पर इतना टैक्स लगेगा। आपके लग्जरी गुड्स होंगे या अदर गुड्स होंगे उस पर किस प्रकार का टैक्स लगेगा आपको मेंशन करना है। तो जो टैक्स स्लैब्स थी उनको एज इट इज रखा है, उनमें भी किसी प्रकार का चेंज नहीं किया गया लास्ट ईयर वालियों में। देन जो इस ईयर का फिस्कल डिफिसिट रहा है जो 2021 यानी कि 20 का जो फिजिकल डिफिसिट रहा है वो कितना रहा है, 9.5 रहा है। अब बात आती है सिर्फ फिजिकल डिफिसिट क्या होता है। फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, तो गाइस हम बता रहे थे आपको फिजिकल डिफिसिट के बारे में, आखिर क्या होता है फिजिकल डिफिसिट। अगर हम सामान्य शब्दों में इसकी बात करें फिजिकल डिफिसिट की, तो गवर्नमेंट के इनकम क्या होती है, गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर होता है। गवर्नमेंट के क्या होते हैं, जो इनकम और एक्सपेंडिचर होता है उनके बीच का जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल डिफिसिट बोलते हैं। अब ये क्या क्या जो इनकम होती है इसकी कौन कौन सी हो सकती है, इनकी इनकम हो सकती है एक तो टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन हो सकती है, रेवेन्यू नॉन रेवेन्यू हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जहाँ से भी इनके पास पैसा आता है और पैसा एकत्रित किया जाता है और उसके अलावा जो खर्च किया जाता है, इनकम और एक्सपेंडिच के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फिजिकल डिफिसिट बोलते हैं। आई होप सो तो आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल डिफिसिट क्या होता है। जो हमारा 9.5 रहा 2020 में, यानी घाटा हो गया, सरकार को पैसे थे नहीं उससे ज़्यादा खर्च कर दिए, तो ये क्या हो गया 9.5 का रहा। लेकिन जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए यानी 2021 या 22 के लिए वो लगाया जा रहा है कि
0.8 रहने वाला, बिकॉज इसका मतलब ये है कि हम उस लेवल की ग्रोथ प्राप्त नहीं कर पाएंगे और घाटा लगेगा। तो एक एस्टिमेट लगाया गया, एक अनुमान लगाया गया। नेक्स्ट बात करें तो इस जो ईयर का बजट है, इस साल का जो बजट है, उसमें क्या किया गया, कुछ मुख्य 6 पॉइंटों पर फोकस किया गया है। अब कौन कौन से पॉइंट हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो गाइस इसके 6 पिलर्स हैं जो कुछ इस प्रकार है। 6 पिलर्स मतलब जो 6 मुख्य बातों पर फोकस किया गया है इस बजट में, वो कुछ इस प्रकार है। तो गाइस इन 6 पॉइंट पर, यानी इन पर जो पैसा खर्च होने वाला है वो कुल मिला के, यानी कि आपके जो बजट को अलॉट किया गया है इस ईयर, इस वित्त वर्ष में जो पैसा आपको प्रोवाइड करवाया गया है वो 34,83,236 रुपए करोड़ों में प्रोवाइड करवाया गया। यानी इन पैसों को आपको इस फाइनेंशियल ईयर में, इस वित्त वर्ष में खर्च करना होगा। आइए लेकिन इन पैसों को कहाँ कहाँ पे खर्च करना है, आइए देखते हैं। तो इसमें जो इन पैसों को खर्च करने का पहला जो इनका फोकस रहेगा, जो पहला बिंदु रहेगा वो क्या, हेल्थ एंड वेलबींग। यानी कि पूरा जो इनका मुख्य फोकस रखा है इनके द्वारा, किस पे रखा गया है, हेल्थ पे रखा गया है, स्वास्थ्य पे रखा गया है। यानी कि जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएगी कंट्री के अंदर, उस पर पैसा खर्च किया जाएगा। फर्स्ट जो पॉइंट इनके द्वारा फोकसित किया गया है। नेक्स्ट फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल, यानी कि जो इनका शारीरिक एवं राजकोषीय इंफ्रास्ट्रक्चर यानी संरचना को विकसित किया जाएगा। किस प्रकार की शारीरिक संरचना को विकसित किया जाएगा, और या फिर इंस्टीट्यूशनल बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल यानी संस्थागत संरचना को विकसित किया जाएगा। एंड फाइनेंशियल कैपिटल यानी राजकोषीय चीजों को संरचना में डाला जाएगा। तो इस पे पैसा खर्च किया जाना सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि सब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा हर स्पीच में या हर दूसरे स्पीच में सुनने को मिल जाएगा आपको कि सबका साथ सबका विकास, वो यही है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी सभी का एक साथ विकास पर बात की गई है जिस पर पैसा खर्च किया जाएगा। एंड एस्पायरेशनल इंडिया, यानी कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो एस्पायरेशनल इंडिया है, उन पर भी विशेष फोकस दिया जाएगा। उन पर भी एक अलग से पैसा अलॉट किया गया खर्च करने के लिए। कई सारी योजनाएं अलॉट की गई हैं, कई सारी योजनाएं इंप्लीमेंट की गई है ताकि इनका विकास किया जा सके। तो आपका थर्ड पॉइंट इस प्रकार रहेगा, यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड एस्पायरेशनल इंडिया पे खर्च करने वाले हैं। यानी तीसरा फोकस जो इनके द्वारा किया गया, किस पे किया गया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे किया गया। देन इनका जो फोर्थ सेगमेंट होता है वो आता है री इंग्रीवेटिंग ह्यूमन कैपिटल, यानी कि आपकी जो कौशल विकास है, आपका जो ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी। मानव पूंजी बोले तो जब आप पढ़े लिखे होंगे अच्छे से तो आप एक अच्छी जॉब कर पाएंगे, अच्छी नौकरी कर पाएंगे और चीज़ों को अच्छी तरह एनालाइज करके एडॉप्ट कर पाएंगे और छोड़ पाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या, जब आप अच्छे जानकार होंगे तभी आप अच्छी नौकरी कर पाएंगे। दैट से क्या, ह्यूमन कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। मानव पूंजी वो कब बनेगा, तो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, अच्छी कंडीशंस होगी उनकी, कि एक बच्चा तो पहाड़ी इलाकों में रहता है, रात को लाइट नहीं है, दिन को पढ़ने को कलम नहीं है, कैसे अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकता। तो ये सब चीज़ें किस में आएगी, आपकी ह्यूमन कैपिटल में आएगी। यानी आपको कैपिटल बनाने के लिए भी पैसा खर्च किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। देन इनके द्वारा जो 5 पॉइंट रखा गया, इनोवेशन एंड R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी जो भी आपकी प्रौद्योगिकी या फिर आपकी जो भी इनोवेशंस होंगे या रिसर्च होगी, उन पे भी पैसा खर्च किया जाएगा, उनको भी फोकसित किया गया है इस बजट में। देन बात करते हैं मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, जो इनका नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट फोकस करने वाले हैं, इनके द्वारा कहाँ पे फोकस किया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस पे किया गया है। यानी कि गवर्नमेंट कम से कम हस्तक्षेप करेगी और गवर्नेंस यानी कि जो प्रशासन के थ्रू चीज़ों को ज़्यादा चलाया जाएगा। कल मिला के बात ये, जितने भी कैपिटलाइज कर दी गई हैं चीज़ों को या फिर जिनको
हम कह सकते हैं जिन कंपनियों को बेच दिया गया है, उनका शेयर बेच दिए गए हैं, वो सब इसी के अंतर्गत आता है, या फिर यहाँ पे फोकस किया गया है पैसों को कैसे आपको पैसे प्राप्त होंगे। तो गाइस बात करते हैं हम इसी प्रकार से हमारा जो बजट बैकग्राउंड का हमारा दोनों सब सेगमेंट खत्म हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट की, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन या स्टैंड कहा था। तो आइए बात कर लेते हैं थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पे कि आखिर बजट को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें कही गई हैं।